गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बताओ, पहले वाले पोर्शन में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। कुछ पूछना है आप लोगों को उसमें? नो सर। चलो ठीक है। अच्छा, और एक बात और इसमें कि क्या कह रहा था मैं? कॉकरोच। कॉकरोच। कॉकरोच तो पढ़ना ही है। सर एक बार ट्रैकियल ट्यूब बता दो एक बार। ट्रेकियल ट्यूब क्या बताना? ट्रेकियल ट्यूब में बेटा सर ये O2 का भी नहीं हो रहा है ना, तो एक बार सर इसमें ए ट्रैक्यूलिक सेल है ना, वो भी बता दीजिए। ट्रेक्योली सेल तो सेल का नाम है जहां पर ये डिवाइड कर जाता है, ट्रेक्योली बनाता है, उसको ट्रेक्योली सेल कह रहे हैं। देखो, जैसे ये ट्रेक्योली है बेटा। अब देखो, मैंने ये कहा था कि दिन में कॉकरोच निष्क्रिय रहता है ना, और रात में सक्रिय रहता है, क्योंकि रात्रिचर जंतु है। तो भोजन रात में ही खाएगा, पाचन भी रात में ही होगा, एब्जॉर्प्शन भी नाइट में ही होगा। तो जो पचित भोज्य पदार्थ है वो अवशोषित होकर के इसके ब्लड में जाएंगे। ठीक है, तो इसके ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी और दिन के समय ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। अब ऑस्मोलरिटी कम है, इसका मतलब जल की मात्रा ज्यादा है और विलेय कम है। और अगर ऑस्मोलरिटी ज्यादा है तो जल की मात्रा कम है और विलेय ज्यादा होता है। इसलिए दिन में देखो कि पराशरणता कम है, जल की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए जल ट्रेक्योली में प्रवेश करेगा। और रात के समय पराशरणता बढ़ जाती है, इसलिए जल देखो बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन की विलेयता मतलब जो सोल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड के अंदर कम होती है, मतलब पानी में, जल में इसकी विलेयता कम है। इसलिए दिन के समय कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, होगी तो सही, लेकिन कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और नाइट में देखो, इसके ट्रेक्योली के अंदर फ्लूइड बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, इसलिए देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नाइट में ज्यादा होती है। ये अपन इसमें समझा रहे थे। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो बेटा। देखो, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के आधार पर कॉकरोच यूरिकोटेलिक जंतु है, मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। और किस रूप में करेगा? तो आप कहोगे पोटेशियम यूरेट के रूप में, है ना। जैसे बनते हैं तो बेटा इसमें सोडियम यूरेट भी बनता है, पोटेशियम यूरेट भी बनता है, लेकिन पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करता है ये। ठीक है, अब देखो, ये तो बात हो गई, मतलब मेन पॉइंट है कि उत्सर्जन के आधार पर कॉकरोच किस प्रकार का जंतु है। तो आप कहोगे यूरिकोटेलिक है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा। अब इसमें उत्सर्जन संरचनाएं कौन कौन सी होती है? तो पहली संरचना है मेल पीघे नलिका। मेल पीघे नलिका कॉकरोच की मुख्य उत्सर्जन संरचना है। आपको लोकेशन पता है, डाइजेशन में पढ़ा था हमने। मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर पाई जाती है। संख्या 100 से 150 होती है। महीन, पतली व पीले रंग की बंद नलिका है। और एंटेरोनेफ्रिक प्रकार का होगा। एंटेरो टर्म लग जाएगा कहीं पर भी तो समझ जाना आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं। और एंटेरोनेफ्रिक का मतलब है कि यह आंत्र में खुलती है, अर्थात हीमोलिंफ से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अवशोषित कर यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती है तथा उत्सर्जित करती है। और इसके अलावा ब्रश बॉर्डर प्लस सीलिएटेड ग्रंथिल उपकला से आश्रित होती है। देखो, एक इसका रफली डायग्राम आपको बना करके समझाऊं मैं। जैसे मान लो बेटा कि ये कॉकरोच की बॉडी हो गई और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है ना, इस तरह से। ये इसकी आहार नाल है बेटा। यहां पर
कॉकरोच में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है बेटा, ठीक है। तो ये देह भित्ति और ये जो आहार नाल की भित्ति है, इनके बीच में ये है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड भरा रहता है, या कॉकरोच का जो ब्लड है, तो इसका ब्लड बेटा कलरलेस होता है, क्योंकि आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा कि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते, कलरलेस है। तो सीधी सी बात है कि ब्लड कलरलेस है, तो इसके ब्लड को हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। जैसे अपने में लिम्फ होता है ना, तो लिम्फ के समान होता है। ब्लड कलरलेस है तो इसलिए इसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है। हिंदी में भी बेटा इसको हीमोलिम्फ ही कहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि जो भी भोजन इसने ग्रहण किया, ठीक है, तो वो जो भोज्य पदार्थ है, पचित भोज्य पदार्थ, ये सारे देखो यहां पर आ गए, है ना। ये पोषक पदार्थ यहां पर आए, इन पोषक पदार्थों का उपापचय हुआ। उपापचय होने से यहां पर ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन गए। समझ रहे हो बेटा, इस तरह से नाइट्रोजनी अपशिष्ट यहां पर है। कहां पर होंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट? हीमोलिम्फ में है। अब इसके पश्चांतर और मध्यांतर के संधि स्थल पर ऐसे ये नलिकाएं पाई जाती है। देखो इस तरह से ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हम कहते हैं यहां पर मेल पीघी नलिका। ये जो मैं बना रहा हूं ना यहां पर, ये मेल पीघी नलिका है, और ये एंटेरोनेफ्रिक प्रकार की होती है। समझ गए होंगे एंटेरोनेफ्रिक का मतलब क्या है? ये आंत्र में ओपन होती है। तो ये नलिका हो गई यहां पर मेल पीघी नलिका। कॉकरोच की मुख्य उत्सर्जन संरचना होती है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट में मेल पीघी नलिका ही होती है। तो मेल पीघी नलिका है, और ये एंटेरोनेफ्रिक प्रकार की है। एंटेरोनेफ्रिक प्रकार की मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होगी, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या कर रही है, यहां से इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये ब्रश बॉर्डर उपकला से आश्रित है, और अगर ब्रश बॉर्डर है मतलब माइक्रोविलाई है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। और सीलिएटेड भी है, तो सीलिएटेड का मतलब है कि वो जो सीलिया है वो इनका कंडक्शन करता है, और ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है इनको ये एलिमेंट्री कैनाल में डाल देती है ना, एलिमेंट्री कैनाल में डालेगी। अब क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल में अगर मान लो कि अगर इसके साथ में कोई वाटर कंटेंट भी जा रहा है, जल भी जा रहा है, तो मलाशय क्या करेगा बेटा, वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिक अम्ल है वो इनके मल के साथ में बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से मुख्य मेल पीघी नलिका, जो इसमें मुख्य उत्सर्जन संरचना है, उसका फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है। बताओ आपको समझने में आया नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट है क्या बेटा इसमें? नो सर। चलो ठीक है, वापस रिपीट करो एक बार। मुख्य उत्सर्जन संरचना मेल पीघी नलिका, लोकेशन आपको पता है बेटा, मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर, संख्या 100 से 150 होगी। महीन पतली व पीले रंग की बंद नलिका है, येलो कलर की होगी, पतली नलिका होती, बंद नलिका है, एंटेरोनेफ्रिक है, मतलब आंत्र में खुलती है। बंद नलिका मतलब एक सिरे पर बंद होती है। हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अवशोषित कर यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती है तथा उसे फिर उत्सर्जित करेगी। अवशोषण के लिए इसमें ब्रश बॉर्डर है, और कंडक्शन के लिए, संचरण के लिए सीलिएटेड ग्रंथिल उपकला है। नेफ्रोसाइट, अब नेफ्रोसाइट भी इसमें बेटा उत्सर्जन संरचना है। आपको केवल इसमें ध्यान रखना है कि जो नेफ्रोसाइट है ये पृष्ठीय डायफ्राम व हृदय से संबंधित होती है, बस इतना सा पता रखना है। ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है बेटा, है ना, पृष्ठीय डायफ्राम और हृदय से संबंधित है। अब ये पृष्ठीय डायफ्राम क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, वो अपन अब आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है वसाकाय। वसाकाय को इंग्लिश में बोलते हैं फैट बॉडी। फैट बॉडी देह गुहा में वसा कोशिका का समूह है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट बॉडी क्या होती है, तो फैट बॉडी एक्चुअल में ये कोशिकाओं का समूह होता है, एडिपोसाइट सेल का ग्रुप,
है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा वसाकाई क्या है, तो वसाकाई वसा कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं, जो क्या कर रही है, यूरिक अम्ल व यूरेट कणों का संचय करती है। पहले स्टोर करेगी, फिर उसको एक्सक्रीट करती है। इसलिए इस टाइप के एक्सक्रीशन को स्टोरेज एक्सक्रीशन या संग्रहित उत्सर्जन कहा जाता है। स्टोर करती है, फिर उसको वहां से सिक्रेट कर देती है। और एक है बेटा यूरिकोज ग्रंथि। ध्यान रखना, यूरिकोज ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है, ये मादा में नहीं मिलेगी। ठीक है। अब नर जनन तंत्र पढ़ेंगे ना बेटा अपन, तो आपको यूरिकोज ग्रंथि के बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं। मशरूम ग्रंथि में प्रेजेंट होती है, नर के अंदर मशरूम ग्रंथि है, वो मशरूम जैसी होती है, इसलिए उसका नाम मशरूम ग्रंथि रखते हैं। ठीक है। अब मशरूम ग्रंथि बेटा दो प्रकार की नलिकाओं से बनी होती है, जैसे छोटी नलिका है, बड़ी नलिका है ना। तो ये जो छोटी और जो बड़ी नलिका है, बड़ी नलिका की जो अंतिम सिरे होते हैं उसी को ही आप यूरिकोज ग्रंथि कहते हो। ये भी यूरिक अम्लों का संश्लेषण करती है ना, मतलब सिंथेसाइज करके उसको एक्सक्रीट करने का काम करेगी। ये आपको पता रखना है। देखो बेटा, एनसीईआरटी में बात करें अपन, तो आपको बता देता हूं इसमें। देखो, श्वसन, ये श्वास छिद्रों द्वारा, श्वास छिद्र, स्पायरेट और हवा, इन 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। और श्वास नलिकाएं ट्रेकियोली को बोलते हैं। श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर तक पहुंचती है, और श्वास नलिकाओं पर उत्सर्गी, उसको उत्सर्जन का द्वारा नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चांतर द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ध्यान रखना, आपको अब ये तो हो गया यहां पर मध्यांतर, है ना। ये तो हो गया यहां पर मध्यांतर। तो उत्सर्जन किस में हो रहा है, करेगा, साथ साथ वसा पिंड, को वृक्काणु नेफ्रोसाइट है। यूरिकोस ग्रंथि अभी बताया मैंने नर में, वसा पिंड बेटा वसा काय को कह रहे हैं, फैट बॉडी को। देखो एक बार इंग्लिश वाले पोर्शन में, देखो, excretion is performed by male Pisian tubule. Each tubule is lined by glandular and ciliated cell. They absorb nitrogenous waste product and convert them into uric acid, which is treated पश्चांतर में। In addition, the fat body, nephrocyte and gland also help in excretion. बताओ बेटा इसमें
पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो जाती है, जो काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल है उसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो जब वो उस काइटिन के बाह्य कंकाल को रिमूव करता है तो उसके नीचे जो जमा होता है यूरिक अम्ल के पार्टिकल्स, वो भी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में, हिंदी वाली एनसीईआरटी में वो सारे पॉइंट्स वहां पर नोट कर रखे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको मेंशन नहीं किया है। और बेटा आजकल प्रीफर्ड फिर इसी को ही करता है, समझ गए, इसलिए उसको नहीं लिखा रहा मैं वहां पे। अब बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो इसमें है ना, ये ब्रश बॉर्डर भी हटा देते हैं क्योंकि इसमें सीलिएटेड ग्रंथिल उपकला से ही बता रखा है। तो इसके बाद में है परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप या लेक्यूनर टाइप। परिसंचरण तंत्र इसमें ओपन टाइप या लेक्यूनर टाइप है, मतलब खुला प्रकार का परिसंचरण होता है। ओपन टाइप का मतलब होता है खुला प्रकार परिसंचरण, ठीक है। या तो आप इसको लेक्यूनर टाइप बोल दो या फिर ओपन टाइप बोल दो, एक ही बात है। अब ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होगा? जिसमें कैपिलरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। कैपिलरी सिस्टम एब्सेंट है मतलब कि केशिका तंत्र उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। कैपिलरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, या फिर आप कहोगे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी या फिर लेस डेवलप होगी, अल्प विकसित प्रकार की है। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। जैसे हम हीमोसील के बारे में पढ़ेंगे। हीमोसील एक्चुअल में इसकी बॉडी कैविटी, देह गुहा को कह रहे हैं जो रक्त से या हीमोलिम्फ से भरी होती है। और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे हीमोलिम्फ या ब्लड। इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, कलरलेस है क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होंगे। और थर्ड पार्ट यहां पर पढ़ेंगे इसके हार्ट के बारे में, ठीक है। ये 3 पोर्शन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहां पर बेटा इसका हीमोसील के बारे में, कि हीमोसील किस तरह से है। तो देखो बेटा, एक कॉकरोच का हमने यहां से ट्रांसफर सेक्शन लिया, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो एक रफली डायग्राम बताऊं, जैसे ये इसका सिर भाग हो गया, ये इसका वक्ष भाग हो गया, और ये इसका उदर भाग हो गया। तो या तो आप वक्ष से ले लो या फिर उदर से ले लो। जैसे मान लो कि मैंने कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से कहीं से भी ले सकते हैं। हेड से नहीं लेंगे क्योंकि हेड में आपको हार्ट चैम्बर नहीं दिखेगा। तो जैसा मैंने इसको उदर भाग से, यहां से मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया और फिर मैं उसको मैग्नीफाई करके यहां पर देख रहा हूं, तो मुझे इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा। समझने में आ रहा है बेटा ये, है ना, कि किस तरह से अपन ये बता रहे हैं। तो ये हो गई कॉकरोच की पृष्ठ सतह, ये कॉकरोच की पृष्ठ सतह है। और ये इधर की तरफ हो गई कॉकरोच की अधर सतह, अधर। ये अधर सतह है ना। अब ये जो सर्किल अपन ने बना रखा है, ये इसकी बॉडी वॉल है, देह भित्ति है कॉकरोच की। तो इसकी बॉडी वॉल, अंदर की तरफ जो केविटी है, उस केविटी को यहां पर 2 डायफ्राम होंगे जो इसकी केविटी को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो इस तरह से ये 2 डायफ्राम यहां पर बन रहे हैं। एक डायफ्राम पृष्ठ सतह पर बन रहा है और एक डायफ्राम अधर सतह पर बन रहा है। तो जो पृष्ठ सतह पर बनेगा इसको हम कहेंगे बेटा यहां पर पृष्ठीय डायफ्राम, पृष्ठीय डायफ्राम। और जो अधर सतह पर बनता है उसको कहेंगे अपन अधरीय डायफ्राम। ये वेंट्रल डायफ्राम हो गया। अच्छा बेटा, इसके जो डायफ्राम होते हैं ये छिद्रित संरचना होती है, इसमें ऐसे ये छोटे छोटे अपर्चर प्रेजेंट होंगे, है ना। इस तरह से ये डायफ्राम, और ये है बेटा इसके स्मॉल होल फेनेस्ट्री, इसके कहते हैं अपन फेनेस्ट्री कहते हैं, स्मॉल होल फेनेस्ट्री, फेनेस्ट्री। चलो कौन बच्चा बताएगा कि होंगे अधर सतह पर सर। अधर सतह पर क्या होगा? तंत्रिका रज्जु। बिल्कुल सही बात है। और हृदय,
पृष्ठ सतह पर होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये डायफ्राम की वजह से कि इसकी जो हीमोसील है, मतलब कि जो केविटी है वो 3 भागों में डिवाइड हो गई ना। अब इन 3 भागों को देखो क्या बोलेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस, साइनस का मतलब खुले रक्त पात्र। इसको पेरिकार्डियल साइनस कह रहे हैं क्योंकि यहां पर हर्ट पाया जाता है डोर्सल साइड में, इसलिए पेरिकार्डियल साइनस बोले। और जो सबसे नीचे वाला है, इसको बोल रहे हैं बेटा यहां पर पेरीन्यूरल साइनस। पेरीन्यूरल साइनस, इसको पेरीन्यूरल साइनस क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। बाकी के इसके जो विसरल ऑर्गन हैं, आंतरांग है, वो बीच में पाए जाएंगे, तो उसको पेरी विसरल साइनस बोला जाता है। पेरीविसरल साइनस, ये पेरीविसरल साइनस हो गया। ठीक है, अब बताओ आपको ये तीनों चैम्बर समझने में आए कि किस बेसिस पर नाम बताए गए हैं? पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस। चलो देखो बेटा, अब पेरीन्यूरल साइनस में बात करें तो पेरीन्यूरल साइनस में यहां पर नर्व कोड प्रेजेंट होती है। और आप जानते हैं बेटा कॉकरोच का नर्व कोड कैसा होता है? डबल और सॉलिड और वेंट्रल। सही बोल रहा हूं ना मैं? ठीक है, तो ये देखो मैंने 2 ऐसे ठोस सर्किल यहां पर बनाए हैं। तो ये है इसका तंत्रिका रज्जु। इसको इसलिए ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें जो नर्व कोड है, ठीक है, तंत्रिका रज्जु है, वो कैसा होगा? वेंट्रल है, तो वेंट्रल साइड पर बनाया, डबल होता है और सॉलिड होता है अंदर से। और बीच में पेरीविसरल साइनस में यहां पर बनाएंगे हम एलिमेंट्री कैनाल, आंतरांग इसके सारे यहां पर होंगे। ठीक है, तो ये हो गए बेटा यहां पर आहार नाल। तो पेरिकार्डियल साइन बेटा, ये आपको एक हर्ट चैम्बर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है हर्ट चैम्बर। हर्ट चैम्बर, ये हर्ट नहीं है बेटा कंप्लीट, हृदय कक्ष है। 13 कक्षीय हृदय होता है इनमें, तो ये हमने केवल एक हर्ट चैम्बर यहां पर बनाया है। ठीक है, इस तरह से एक हर्ट चैम्बर हमने बनाया है। और इन हर्ट चैम्बर में प्रत्येक हृदय कक्ष के पार्श्व में एक जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं, और ये रंध्र बेटा यहां पर कपाट के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और इन रंध्रों को हम कहते हैं यहां पर ओस्टिया। ठीक है, यह है ओस्टिया रंध्र। ये प्रत्येक हृदय कक्ष में एक जोड़ी होते हैं, और हृदय कक्ष कितने होते हैं? 13 कक्ष। 10 तो उदर में और 3 वक्ष में। मतलब कि वक्ष और उदर के प्रत्येक खंड में एक एक हार्ट चैम्बर प्रेजेंट होगा। तो ये है बेटा ओस्टिया। ओस्टिया हो गए यहां पर। और ये जो अब स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये है बेटा इनकी मसल्स। इनको हम बोलते हैं अलेरी मसल, या फिर आप इन्हें पक्षाकार पेशी भी कह सकते हो। अलेरी मसल या पक्षाकार पेशी, ये संख्या में 12 जोड़ी होगी। 12 जोड़ी है और त्रिकोणाकार होती है, ट्राइएंगल शेप में, जैसे स्ट्रक्चर में दिख रही है ना। ये पूछा जा सकता है बेटा इस तरह से क्वेश्चन
कि जैसे कॉकरोच में मान लो कुछ स्ट्रक्चर के नाम दे दे और ये पूछे कितनी स्ट्रक्चर क्या शेप ट्राइंगल शेप में होगा, तो चीजें पड़ी है। एक तो इसका हेड कैप्सूल सिर संपुट त्रिकोणाकार होता है, एक अदरी मसल्स का ट्रायंगुलर शेप पड़ा है, और एक हार्ट का चैम्बर भी ट्रायंगल शेप में होगा, जो अभी आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। ये बेटा इसका हीमोसील हो गया। अब हीमोसील में जो ब्लड का फ्लो होता है वो देखो किस तरह से है। जैसे यहां पर ध्यान देना बेटा आप लोग एक बार, देखो कि ये जो पेरिकार्डियल साइनस है ना बेटा, इस पेरिकार्डियल साइनस से जो ब्लड है वो आएगा पेरीविसरल साइनस में। ये स्काई ब्लू कलर से एरो के साइन मार्क देखो, तो पेरीविसरल साइनस में आएगा। और पेरीविसरल साइनस से जो ब्लड है वो इन रंध्रों से होता हुआ में चला जाता है, ठीक है। और अब ये जो ब्लड है ये वापस आएगा बेटा पेरीविसरल साइनस में। देखो फिर से कहां पर आ रहा है, पेरीविसरल साइनस में आ रहा है। पेरीविसरल साइनस से फिर ये फेनेस्ट्री रंध्र के द्वारा वापस से कहां पर चला गया, पेरिकार्डियल साइनस में चला गया। और पेरिकार्डियल साइनस में ओस्टिया रंध्र के द्वारा हार्ट चैम्बर में एंटर करते हैं। ये देखिए इस तरह से हार्ट चैम्बर में एंटर कर रहा है, ओस्टिया रंध्र के द्वारा हार्ट चैम्बर में एंटर करते हैं। तो ये इस तरह से ब्लड का फ्लो होता रहता है। समझने में आई बात? ये ब्लड का फ्लो इस तरह से होता रहेगा कि पेरिकार्डियल साइनस से पेरीविसरल साइनस में, फिर पेरीन्यूरल साइनस में, फिर वापस पेरीविसरल साइनस में आएगा, फिर से पेरिकार्डियल साइनस में आएगा, और ओस्टिया रंध्र के द्वारा हार्ट चैम्बर के अंदर एंटर कर जाते हैं। बताओ बेटा इस वाले पोर्शन में कोई डाउट है क्या आपको? समझने में आया नहीं आया? नहीं आया? चलो ठीक है। अभी इसके मसल्स के फंक्शंस वगैरह और देखेंगे बेटा आगे, है ना। एक बार ये पूरा हो जाए फिर मैं आपको ये पूरा ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइम पर ब्लड का फ्लो किस तरह से होगा, आगे पीछे, है ना, वो पूरा अभी आगे समझने में आएगा। अभी हमने ये जो पार्ट देखा है वो अभी आगे आ रहा है बेटा, हार्ट चैम्बर, उसमें और डिटेल से समझने में आ जाएगा। आप तो इस डायग्राम में देखो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ सर। अब आगे ध्यान दो। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इसका हीमोसील। हीमोसील के बाद में सेकंड पार्ट पढ़ रहे बेटा हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मतलब ब्लड। ये कॉकरोच का ब्लड को बोलते हैं, जो कॉकरोच का ब्लड है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। क्योंकि इसमें श्वसनी वर्णक एब्सेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होंगे, रंगहीन है तभी तो कलरलेस है, और श्वसनी वर्णक एब्सेंट है इसीलिए ये श्वसन में भी सहायक नहीं होता है। जैसे अपना ब्लड है तो अपना ब्लड तो देखो काम आ रहा है ना, जो श्वसनी गैसों के ट्रांसपोर्टेशन परिवहन में सहायता करता है, क्योंकि उसमें श्वसनी वर्णक पाए जाता है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, फिर ये उसको उत्तकों तक लेके जा रहा है, फिर उत्तकों से CO2 को उठाएगा, वहां से बाइंड करेगी CO2, फिर उसको एल्वियोलाई लंग्स तक लेके आ रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, इस वजह से। अब जैसे अपना ब्लड है तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही कंपोजिशन है कि प्लाज्मा और सेल से मिलकर के इसका हीमोलिम्फ बनता है, और हीमोलिम्फ में जो सेल्स होती है उनको हीमेटोसाइट भी कहा जा सकता है। हीमेटोसाइट, साइट मतलब सेल, हीमेटो मतलब ब्लड, तो हीमोलिम्फ की जो सेल्स है उसको हीमेटोसाइट भी कहेंगे। अब देखो बेटा प्लाज्मा में क्या होगा, इसके प्लाज्मा में आयंस होंगे, ट्री हेलोज शर्करा, याद है बेटा ट्री हेलोज शर्करा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बंध, और अनअपचायक शर्करा होती है डाइसैकेराइड है बेटा ये, ठीक है, जो कीटो के हीमोलिम्फ और फंजाई में भी पाई जाती है। लिखा है था आपको बायोमोलिक्यूल में, पोषक पदार्थ, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि इसके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सेल्स में देखिए बेटा एक बार, सेल्स या हिमेटोसाइट में आरबीसी एब्सेंट होगी, आरबीसी एब्सेंट है यहां पर, लेकिन डब्ल्यूबीसी के समान कोशिका होती है। क्योंकि हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ना ह्यूमन में, तब मैंने कहा था
कि आरबीसी केवल कशेरुकियों में पाई जाती है और ये अकशेरुकीय इनवर्टिब्रेट है, तो अकशेरुकियों में नहीं मिलेगी। तो आरबीसी एब्सेंट है और डब्ल्यूबीसी के समान कोशिका है। अच्छा, ये डब्ल्यूबीसी नहीं है बेटा, यहां पर डब्ल्यूबीसी एब्सेंट होगी, लेकिन डब्ल्यूबीसी के सिमिलर सेल्स प्रेजेंट है, उससे मिलती जुलती कोशिका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, प्रो ल्यूकोसाइट और प्रो एगुलोसाइट। ठीक है, प्रो एगुलोसाइट या प्रो ल्यूकोसाइट। देखो, प्रो ल्यूकोसाइट का मतलब है भक्षण क्रिया करेगी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, तो प्रो ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं ये भक्षण क्रिया करती है, फेगोसाइटोसिस करेगी। जैसे कोई रोग वगैरह आ गए तो उसका फेगोसाइटोसिस करेगी। और प्रो कोएगुलोसाइट, इसका पूरा नाम होता है बेटा, ये प्रो एगुलोसाइट नहीं है, एक्चुअल में प्रो कोएगुलोसाइट होती है। कोएगुलोसाइट है ना, जो कोएगुलेशन करती है। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, स्कंदन क्रिया करती है। जैसे कहीं से इसका हीमोलिम्फ लीकेज होता है तो ये उसको क्लॉट कर देती है, उसको कोएगुलेट करेगी, है ना। तो उसके लीकेजिंग को प्रिवेंट करने का काम कर रही है। तो प्लाज्मा प्लस हीमेटोसाइट मिलकर के यहां पर इसका हीमोलिम्फ बनाते हैं, जो कॉकरोच का ब्लड है, कलरलेस है क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, इसलिए श्वसन में भी सहायता नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट आता है बेटा इसमें हार्ट। अब देखो, हार्ट में जैसे पृष्ठीय हृदय है, नलिकाकार हृदय है और तंत्रिका जनित हृदय होगा। पृष्ठीय है, नलिकाकार है, तंत्रिका जनित है। हृदय पेरिकार्डियल साइनस में पाया जाता है, 13 कक्षीय होगा, 10 कक्ष उदर में, 3 कक्ष वक्ष में पाए जाते हैं। बताओ इन तीन स्टेटमेंट में कोई डाउट आपको समझने में? ठीक है। प्रत्येक हृदय कक्ष के दोनों ओर, प्रत्येक हृदय कक्ष के दोनों ओर एक जोड़ी कपाट युक्त रंध्र ओस्टिया पाए जाते हैं। एक जोड़ी कपाट युक्त रंध्र ओस्टिया पाए जाते हैं जिनसे रक्त हृदय में प्रवेश करता है। ये अभी आपको बताया ना, है ना। अभी देखो, ये हीमो सील में यहां पर समझाया, ओस्टिया रंध्र, ये प्रत्येक हृदय कक्ष में एक जोड़ी कपाट युक्त, अभी बोल करके भी बताया था मैंने, है ना। यहां पर वाल्व भी होंगे जो मतलब इसका नियंत्रण करते हैं। और ओस्टिया से रक्त हृदय में एंटर करता है या बाहर निकलता है, यह भी ध्यान रखना है। ओस्टिया के द्वारा बाहर नहीं आएगा। प्रत्येक खंड में पक्षाकार एलेरी मसल पाई जाती है, जिसका एक सिरा टर्गम और दूसरा सिरा पृष्ठीय डायफ्राम से जुड़ा रहता है। एक सिरा टर्गम और दूसरा पृष्ठीय डायफ्राम। हार्ट का पश्च कक्ष बंद है तथा अग्र कक्ष अग्र महाधमनी द्वारा सिर संपुट में खुलता है, इसलिए रक्त का परिसंचरण पश्च से अग्र की ओर होता है, पीछे से आगे की ओर होगा। देखो, ये लास्ट वाले दो स्टेटमेंट है, इनको समझने के लिए हम एक बार यहां पे डायग्राम भी देख लेते हैं। तो मैं दोनों डायग्राम बता देता हूं आपको। चलो देखो, पहले मैं इसको बना करके ही समझा देता हूं आप लोगों को, फिर आगे एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेंगे। देख, ये तो बेटा इसका है, ये थोरैक्स है, 1 2 3, ये थोरैक्सिक सेगमेंट हो गया बेटा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। बाकी फिर एब्डोमेन सेगमेंट, 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। ठीक है, इस तरह से ये इसमें एब्डोमेन सेगमेंट यहां पर हो गए।
और इन एब्डोमेन सेगमेंट में देखो इस तरह से हार्ट चैम्बर होंगे। अब ये हार्ट चैम्बर किस तरह से प्रेजेंट होंगे यहां पर, ये तो हो गए अग्र महाधमनी। ऐसे प्रत्येक कक्ष में एक जोड़ी, सॉरी, प्रत्येक कक्ष में एक हृदय कक्ष पाया जाता है। प्रत्येक खंड में, प्रत्येक खंड में वन हार्ट चैम्बर यहां पर प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, जिसमें से देखो 10 खंड तो है उदर में, तो उदर में हो जाएंगे 10 कक्ष, 10 चैम्बर हो गए। और 3 कक्ष में, और 3 हो जाएंगे बेटा वक्ष में। और ये सारे जो हार्ट चैम्बर है ना बेटा, देखो इस तरह से एक दूसरे से लिंक होता है। देखो इस तरह से लिंक होते हैं ये। ऐसे आलिंद निलय कुछ नहीं है ना, आलिंद निलय वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इसको अपन चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा ये हार्ट चैम्बर बन रहे हैं, ऐसे 10 कक्ष यहां पर बन रहे हैं। अब इन हार्ट चैम्बर का पार्श्व में, तो ये हो गए देखो बेटा ओस्टिया। ऑस्टिया, हाँ जी, ये साइड में बना रहा हूं ना मैं, ये रंध्र दिख रहे हैं इनके पार्श्व में, ये ओस्टिया है। देखो प्रत्येक चैम्बर में एक जोड़ी होता है, प्रत्येक कक्ष में इस तरह से एक जोड़ी, ये हो गए यहां पर ओस्टिया। इनसे ब्लड इसमें एंटर कर रहा है। अब देखो बेटा पीछे वाला चैम्बर आपको बंद दिखाई दे रहा है ना, कि 10वें चैम्बर से जैसे ब्लड आएगा, जैसे मैं आपको देखो इसमें बताऊं कि यहां से जो ब्लड इसमें एंटर करेगा वो ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे, फिर यहां से ब्लड इसमें एंटर कर रहा है वो आगे जा रहा है, फिर यहां से इसमें जो ब्लड एंटर कर रहा है ये आगे जा रहा है। तो बताओ इसका फ्लो कैसे हो रहा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, समझने में आया बेटा, है ना। ये देखो ये ब्लड आगे चला गया, फिर इस ओस्टिया से ब्लड एंटर किया, फिर आगे की तरफ बढ़ गया, फिर यहां से ब्लड एंटर कर रहा है, फिर आगे बढ़ गया, फिर यहां से ब्लड एंटर कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो ओस्टिया से इनमें बेटा ब्लड केवल एंटर करता है, एग्जिट नहीं करेगा। देखो ये अभी तक भी एग्जिट नहीं कर रहा है ना, इसमें ब्लड आता जा रहा है और ये चैम्बर में एंटर करता जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें तो ये देखो आगे की तरफ आ गया, और ये अग्र महाधमनी इसके सिर संपुट में खुलती है, और देखो ये ब्लड इसके अग्र सिर संपुट में आकर के खुल जाता है। आई नहीं आई बात समझने में, ठीक है। यस सर। तो ये है बेटा इसकी अग्र महाधमनी, एंटीरियर ऑर्टा, इसको बोलते हैं अग्र महाधमनी, या फिर आप इसे एंटीरियर ऑर्टा भी कह सकते हैं, एंटीरियर ऑर्टा, अग्र महाधमनी। ये हो गए बेटा यहां पर हृदय कक्ष, हृदय कक्ष, और ये हो गया यहां पर ओस्टिया। और एलरी मसल्स में आपको बताऊं ना कि एलरी मसल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, तो वो देखो ऐसे होती है एलरी मसल्स। एक सिरा टर्गम से
हाँ, और दूसरा सिरा पृष्ठीय डायफ्राम। पृष्ठीय डायफ्राम से, ठीक है। पृष्ठीय अरे स्टर्नम से नहीं, पृष्ठीय डायफ्राम से। एक सिरा टर्गम, दूसरा सिरा पृष्ठीय डायफ्राम से जुड़ा होगा। अब जैसे आप ये देखो बेटा, ये मैंने 5 खंड है ना भाई, 3 तो वक्ष के हो गए, 2 उदर के हो गए, तो 5 खंडों में कितनी जोड़ी एलरी मसल्स बनी? 1 2 3 4 जोड़ी। बेटा 5 में 4 जोड़ी बनी है, तो 13 कक्षों में 12 जोड़ी बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, तो सभी में बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गई पक्षाकार पेशी, इसी को आप अलेरी मसल कह सकते हो। ठीक है बेटा जी, ये हो गई यहां पर अलेरी मसल्स। ये तो है अपने अकॉर्डिंग डायग्राम, और एक मैं आपको इसमें एनसीईआरटी का भी समझा देता हूं। जितने हैं डायग्राम एनसीईआरटी के, उतने तो समझने ही चाहिए। देखो हमें सर, ये पृष्ठीय डायफ्राम कहाँ होगा? पृष्ठीय डायफ्राम कहाँ होगा? पृष्ठ सतह पर होगा पृष्ठीय डायफ्राम। हाँ सर, वो आपके ऊपर बताया सर। ठीक है सर। देखो बेटा, ये कॉकरोच का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम है, जिसमें आपको पता लग रहा है ये अग्र महाधमनी है। देखो हेड कैप्सूल में खुल रही है आगे, है ना। और बाकी देखो ये पक्षाकार पेशी हो गई। अब आप इन चैम्बर को काउंट कर लो, यहाँ पे वही 13 चैम्बर मिलेंगे हमें यहाँ पर। जैसे 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 है ना। इसमें कम बना रखा है एक यहाँ पे। टोटल 13 चैम्बर होंगे। और ये पक्षाकार पेशी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये 12 बना रखी है। एक चैम्बर इसमें कम दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने क्या कह रहे हो? एक उदरीय कक्ष भी तो आपने बोला था कि उधर की साइड होता है, नीचे छिपा हुआ रहता है वो लास्ट वाला। नहीं, वो तो सेगमेंट होता है, टर्गम होता है बेटा वो, है ना, वो टर्गम होता है। चलो देखो, खैर अब आपको ये बताओ, पहले तो ये चीज समझने में आई नहीं आई आपको? आगे सर। हाँ देखो, अब इसमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ो। देखा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा केवल। तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित है, रुधिर गुहा में खुलती है, और उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका या हीमोलिम्फ कहते हैं। रुधिर लसिका रंगहीन प्लाज्मा व रुधिर अणुओं से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशीय नली है, जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ स्थित होता है। अधर, वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है, और दोनों तरफ ओस्टिया पाए जाते हैं। बस इतना सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में कोई और नई चीज यहां पर देखने को मिलती है तो इसमें भी देख लेते हैं। देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम of cockroach is an open type. Blood vessels are poorly developed, open into space, hemocoel में open करेगी। Visceral organ located in the hemocoel are bathed in blood hemolymph. The hemolymph is composed of colorless plasma and hematocyte. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid-dorsal line ऑफ थोरेक्स एंड abdomen, मिड डोर्सल लाइन। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, मिड डोर्सल लाइन, और हिंदी वाले में क्या दे रखा था, वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा। मतलब ये भी सही है, मध्य पृष्ठीय रेखा। 1 मिनट है, हाँ सही है, वक्ष और अधर। अच्छा वो उदर है, यहाँ पर इसमें अधर कर दिया यहाँ पे, तभी तो कंफ्यूज हो गया यार, अधर पर तो होता ही नहीं है। वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होता है। डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चैम्बर with ostia or on either side. Blood from sinuses enter heart through ostia and pumped anteriorly to sinuses again. मतलब कि वही पीछे से आगे की तरफ इसका सर्कुलेशन होगा। हाँ बेटा, अब बताओ आप लोग कि यहां तक का जो पोर्शन है ये आपको समझने में आया नहीं आया? सर, मध्य पृष्ठ रेखा पृष्ठीय डायफ्राम को कह रहे हैं ना?
मध्य पृष्ठ रेखा, पृष्ठीय अरे डायफ्राम को ये कह तो रहे लोकेशन हो गई भाई, बॉडी की लोकेशन है ना, ये तो लोकेशन है इसकी। हैं सर। एक मिनट, हाँ बेटा बताओ, अब यहां तक का पोर्शन आपको समझने में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो पेरिकार्डियल साइड नलिकाकार तंत्रिका जनित हृदय है और वक्ष व उदर के मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होता है। ये कुछ और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पर नोट कर देते हैं अपन। मध्य पृष्ठ रेखा। मध्य पृष्ठीय रेखा पर स्थित है। 13 कक्षीय कीप नुमा कक्ष यहां पर होते हैं, है ना। ये फनल शेप्ड होते हैं, इसके जो चैम्बर्स होते हैं वो, और ये कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर ट्यूब, पेशीय नलिका होती है ये। पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका जनित हृदय, पृष्ठीय पेशीय नलिकाकार, पेशीय नलिकाकार प्लस तंत्रिका जनित हृदय, ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है आपको? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब है इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस से मिलकर बना होता है। सीएनएस में ब्रेन और नर्व रिंग होगी, है ना, ब्रेन और नर्व रिंग। नर्व रिंग मतलब तंत्रिका वलय को बोलते हैं, ब्रेन और नर्व रिंग से मिलकर बना है। और नर्व कॉर्ड, है ना, नर्व कॉर्ड क्या होता है? नर्व कॉर्ड इसमें अधरीय, दोहरा, ठोस व गुच्छकीय होगा। तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग ये वक्ष व उदर में प्रेजेंट होता है, जो अपन डायग्राम से यहां पर देख रहे हैं। जैसे ये देखो बेटा, ये हो गया कॉकरोच का हेड पार्ट, ठीक है, ये कॉकरोच का हेड पार्ट हो गया। और ये है इसका वक्ष भाग, ये इसका वक्ष भाग है। 3 चैम्बर है, वक्ष भाग हो गया। उसके बाद में ये इसका उदर भाग है, ठीक है, ये इसका उदर भाग हो गया। इस तरह से ये इसका डायग्राम है कॉकरोच का। तो अब यहां पर देखो बेटा, हेड पार्ट में, अब इसके हेड पार्ट में ऊपर की तरफ 2 गैंग्लिया पाए जाते हैं। ऐसे 1 पेयर गैंग्लिया है, ये आपस में लिंक होंगे बेटा, ये गैंग्लिया दोनों युग्मित गुच्छक है। ये क्या होगा, इसका जो ग्रशिका होता है ना बेटा, कॉकरोच की जो ग्रशिका है, उस ग्रशिका के ऊपर पाए जाते हैं। इसलिए इन गैंग्लिया को हम सुपीरियर ईसोफेजियल गैंग्लिया भी कहते हैं। सुपीरियर ईसोफेजियल गैंग्लिया, या फिर आप इसको हिंदी में अधिग्रशिका गुच्छक भी कह सकते हैं। समझ गए कहां पर होगा? अधिग्रशिका गुच्छक इसके ग्रशिका के ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, है ना, ग्रशिका के ऊपर की तरफ पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं। और ऐसा ही बेटा एक गैंग्लिया इसमें नीचे की तरफ भी होगा। देखो इस तरह से, ये जो नीचे की तरफ गैंग्लिया है, ये ग्रशिका के अधर सतह पर है, मतलब नीचे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है।
ईसोफेजियल गैंग्लिया, या फिर आप इसे अधोग्रशिका गुच्छक भी कह सकते हैं। अधोग्रशिका गुच्छक, सब मतलब नीचे, सुप्रा मतलब ऊपर, तो ये सुपीरियर भी कह सकते हैं या फिर इसको सुप्रा भी सुप्रा भी कह सकते हैं। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया या फिर सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ऐसे दो गैंग्लिया बन रहे हैं देखो। अब ये जो दोनों गैंग्लिया हैं ये आपस में ऐसे पार्श्व संयोजक तंत्रिका द्वारा जुड़े हुए हैं, तो देखो ऐसे रिंग बन जाएगी, है ना, और इसी रिंग को अपन कहते हैं नर्व रिंग या ब्रेन। तो ये अनुधेरीय संयोजक तंत्रिका द्वारा, अनुधेरीय संयोजक तंत्रिका इन गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करती है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको आप नर्व रिंग कहते हैं, नर्व रिंग, या फिर आप इसे ब्रेन भी कंसीडर कर सकते हैं, तंत्रिका वलय भी कहते हैं इसको। आई बेटा बात समझने में। अब देखो इनकी लोकेशन देखते हैं। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया ये ग्रसनी व ग्रशिका के संधि स्थल, संधि स्थल के पृष्ठ सतह, पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होता है, और यह वाला ग्रसनी और ग्रशिका के संधि स्थल के अधर सतह पर प्रेजेंट होता है, अधर सतह पर प्रेजेंट होता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया से तंत्रिका एंटीनी व कंपाउंड आई को सप्लाई होती है, इससे तंत्रिका एंटीनी, एंटीनी व कंपाउंड आई, कंपाउंड आई को सप्लाई होती है, मतलब संयुक्त नेत्र को और इसके एंटीना को सप्लाई की जाती है। ये ध्यान रखना बेटा, इसी का ही पूछा जाता है। अगर आपको दोनों में भी पूछा जाए ना भाई किसको आप कंसीडर करोगे ब्रेन, तो सुप्रा को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे जो तंत्रिका निकलती है वो कोक्रोच के एंटीना और कंपाउंड आई को सप्लाई की जाती है। ठीक है बेटा, अब आगे ध्यान दो। देखो अब यहां से ये दोहरा तंत्रिका रज्जु हो गया, है ना। ये देखो बेटा दोहरा तंत्रिका रज्जु हो गया। ये डबल नर्व कोड बनाए अपन, दो लाइनिंग मैंने बनाई है, डबल नर्व कोड है, और ये डबल नर्व कोड इसके पूरे वक्ष और उदर भाग में पूरे में प्रेजेंट होगा। जैसे मैं वक्ष की बात करूं तो वक्ष में 1 2 3 खंड, उदर में बात करें तो उदर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद में 8 9 और 10 इस तरह से बना देते हैं। देखो 1 मिनट इसको डिवाइड करके बता देता हूं मैं आपको। ये तो इसका वक्ष हो गया, ऐसे 3 सेगमेंट, है ना, और ये हो गए इसके उदर के खंड। ये 5वां खंड, ये 6वां, ये 7वां, 8वां, 9वां और 10वां खंड, ऐसे हो गए। ये इसके सेगमेंट हो गए जिसमें ये डबल नर्व कोड जा रहा है। ठीक है, तो अब इस नर्व कोड भी कैसा होगा बेटा, गैंग्लियोनेटेड होगा। तो देखो ये गैंग्लिया पाए जाएंगे यहां पर, ये देखो इस तरह से, इसको भी मैं रेड डॉट बना देता हूं। तो वक्ष भाग में बेटा देखो यहां पर 3 गैंग्लिया पाए जाएंगे, तो इनको आप बोलोगे थोरेसिक गैंग्लिया, या फिर इंग्लिश में वक्षीय गुच्छक भी कह सकते हैं। कितने वक्षीय गुच्छक है बेटा, संख्या में 3 वक्षीय गुच्छक है। प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया और मेटाथोरेसिक गैंग्लिया, क्योंकि सभी थोरैक्स सेगमेंट में एक एक गैंग्लिया पाया जाएगा। फिर एब्डोमेन गैंग्लिया की बात करें तो इसमें देखो यहां पर पहले में भी होगा, सेकंड में भी है, थर्ड में है, फोर्थ में है, अब फिफ्थ में नहीं होगा, है ना, फिफ्थ में नहीं होगा गैंग्लिया,
सिक्स्थ में होगा, सेवंथ में होगा, 8वें 9वें और 10वें में नहीं होगा। और ये जो मैंने बनाए हैं ये है उदरीय गुच्छक, एब्डोमिनल गैंग्लिया। इनको आप एब्डोमिनल गैंग्लिया कहते हो। और इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 6 होती है। ये 6 गैंग्लिया देखो यहां पर पाए जाएंगे। अब बेटा ये जो गैंग्लिया हैं, इन गैंग्लिया से तंत्रिकाएं बाहर निकलती है, देखो ऐसे। ये तंत्रिकाएं बाहर निकल रही है जो इसके शरीर के अन्य भागों तक सप्लाई होती है, तंत्रिकी आपूर्ति प्रदान करेगी उनको। ठीक है। और ये जो डबल लाइन है ये हो गई यहां पर नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड है। अब बताओ आपको इसका नर्वस सिस्टम समझने में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है। एक बात पता लगी बेटा इसमें, ये स्टेटमेंट पढ़ो डायग्राम के ऊपर वाला कि तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग वक्ष व उदर में पाया जाता है। आई बात समझने में? अब देखो, इसीलिए अगर बेटा कॉकरोच का सिर काट दिया जाता है, ठीक है, तो भी ये 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। यस सर। ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि इसके सिर को काट दोगे तो इसके सिर में बहुत थोड़ा सा भाग है बेटा नर्वस सिस्टम का, एक बड़ा पार्ट नहीं है। देखो डायग्राम के अंदर केवल सुप्रा और सब इसोफेजियल गैंग्लिया है। और सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया से जो तंत्रिकाएं निकल रही है ना, वो इसके एंटीनियर कंपाउंड आई में जा रही है। अगर आपने इसके सिर को काट दिया तो उसमें बस के साथ के जो उपांग है वो भी हट गए, है ना। और सिर में जो तंत्रिका तंत्र था वो उन्हीं उपांगों को सप्लाई दे रहा था जो हट गए हैं। अब बाकी इसके बॉडी का जो फिजियो होगा, इसीलिए कॉकरोच का सिर काट देने के बाद में भी ये 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। अच्छा एक बात और है, ये तब भी नहीं मरेगा, है ना। ये जब तब भी नहीं मरता है, ये इसकी डेथ भी इस वजह से हो जाती है बाद में। ये इसलिए नहीं मरता है बाद में कि सिर काट दिया तो ये मर, रीजन ये है कि अगर सिर को काट देंगे तो इसके जो मुखांग है ना, इसके माउथ पार्ट्स है, वो माउथ पार्ट्स भी उसके सिर के साथ में हट जाएंगे। अब ये खाना कैसे खाएगा? तो स्टारवेशन, भूखा रहने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। बाकी ऐसा कोई नर्वस सिस्टम का रिलेशन नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो अधिकांश भाग है वो इसके वक्ष और उदर में पाया जाता है। ठीक है। बाद में भी जो डेथ होगी वो भी केवल इसके भूखा रहने की वजह से होगी। भोपाल में जो गैस त्रासदी कांड हुआ था ना, आपको याद हो, सुना हो कभी वहां पर? यस सर, 3 दिसंबर 1900। हाँ, तो वो जो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसमें देखो बहुत सारे एनिमल्स उससे एडवर्सली अफेक्ट हुए थे, इवन मतलब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। लेकिन कॉकरोच एक ऐसा जीव था जो अनअफेक्टेड था, पूरी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था इसके ऊपर। ठीक है। अब देखो बेटा आगे की बात करते हैं इसमें। यदि कॉकरोच के सिर को काट दिया जाए तो यह लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग वक्ष व उदर में पाया जाता है। अब बताओ यहां तक की बातें समझने में आई आप लोगों को? सर जो डेथ होती है वो ब्लड लॉस की वजह से भी तो होती है, तो सर इसका सिर काट देने से सर अरे तो वो उसमें वो भी तो है, कोएगुलोसाइट होती है, वो क्लोट कर लेता है बेटा उनको। ठीक है। अब आगे ध्यान दो, देखो तिल चट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़े रहती है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती है। अभी बताया ना, 3 थोरेसिक गैंग्लिया और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होगा। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है।
अब तक आप ये जान चुके होंगे कि कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रशिका गुच्छक द्वारा निरूपित किया जाता है। ध्यान, अभी मैं कह रहा था ना कि ब्रेन को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया को कहते हैं बेटा, ब्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो श्रृंगिका व संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं भेजता है, एंटीना और कंपाउंड आई को। तिल चट्टे में संवेदन अंग, अच्छा ये अभी आगे देखेंगे अपन उसमें, है ना, ये सेंसरी ऑर्गन में देखेंगे, इंग्लिश वाले में और बात कर लेते हैं एक बार इसमें। ये देखो बेटा, नर्वस सिस्टम of cockroach consists of series of fused segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connective on the ventral side, है ना, वेंट्रल साइड पर कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना बेटा। 3 ganglia lies in the thorax and 6 in the abdomen. Nervous system of cockroach spread throughout the body. The head hold a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral belly side part of its body. So now you understand that if the head of a cockroach is cut off, it will still lie for a long as 1 week. In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion which supplies nerve to antennae and compound eye. ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर कहते हैं बेटा कि कॉकरोच का जो ब्रेन है वो किसको कंसिडर करेंगे, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये कॉकरोच का ब्रेन मानते हैं। ठीक है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया। अब आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है संवेदी भाग। अब कॉकरोच में कौन कौन से सेंसरी पार्ट होते हैं ये समझ लो। संवेदी भाग में जैसे एंटीनी हमने पढ़ाया था हेड में, बताओ बेटा एंटीनी के ऊपर किस किस के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं, एंटीनी के ऊपर किसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं, टच और गंध के लिए, है ना। मैक्सिलरी पल्प पर भी रिसेप्टर्स होंगे, लेबियल पल्प पर भी रिसेप्टर्स होंगे, एनल स्टाइल, है ना, एनल सरसाई, कंपाउंड आई, ये सारे बेटा इसके संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, हमें यहां पर केवल संयुक्त नेत्र के बारे में पढ़ना है। संयुक्त नेत्र क्या होता है कि सिर के पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं। पहले बात, लोकेशन कहां पर होंगे, हेड के डोर्सल साइड पर। एक जोड़ी है की सहायता से कॉकरोच वस्तु के कई प्रतिबिंब प्राप्त करता है। ठीक है, और इस प्रकार की दृष्टि को मोजेक दृष्टि या रात्रिचर दृष्टि कहते हैं। लेकिन रात के समय जो दृष्टि होती है उसमें सेंसिटिवनेस तो ज्यादा होगी लेकिन उसका रिजोल्यूशन कम होगा, मतलब इसको क्लियर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सेंसिटिव तो होती है जो विजन होता है वो, लेकिन रिजोल्यूशन कम है, इसको क्लियर विजन नहीं होता है। तो ये जो लिखा है ना मैंने इंपॉर्टेंट, यही इस चीज में इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा कि कॉकरोच नेत्रांशक ओमेटिडिया की सहायता से कॉकरोच वस्तु के कई प्रतिबिंब प्राप्त करता है। जैसे मान लो कि एक 2000 ओमेटिडिया है तो 2000 इमेज बनेगी, लेकिन उसका ब्रेन क्या करता है, उनको ओवरलैप करके फिर एक इमेज उसको दिखाता है। ठीक है, जैसे सभी ओमेटिडिया में अलग अलग बन रही है, फिर बाद में ओवरलैप करके एक इमेज दिखाई जाएगी। इस प्रकार की दृष्टि को मोजेक दृष्टि कहता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहां से पीएमटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मोजेक दृष्टि कॉकरोच में किस प्रकार की दृष्टि पाई जाती है। मोजेक दृष्टि, मोजेक दृष्टि में क्या होता है, तो आप कहोगे रिजोल्यूशन कम होगा और सेंसिटिवनेस ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक बार देखो यही चीज आप एनसीईआरटी से पढ़ो। इसमें देखो पहले इंग्लिश वाले में देख लेते हैं, इन कॉकरोच, या हिंदी में देखते हैं तब समझने में आएगा। देखो यहां पर कि अंग, तिल चट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलर स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक जिसको मैंने पल्प लिखा,
गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्श संवेदी होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्श संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में 2000 षटकोणीय नेत्रांशक ओमेटिडिया होते हैं। कई नेत्रांशक की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाया देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोजेक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राहिता अधिक परंतु विभेदन कम होगा। रिजोल्यूशन कम है, सेंसिटिवनेस ज्यादा होती है। यह सामान्यतः रात के समय होती है, अतः इसे रात्रिचर दृष्टि भी कहते हैं। यहां पर देखो, इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीनी, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सरसाई, एनल स्टाइल, ये सारे होते हैं। एक्सेट्रा कर दिया ना, इत्यादि। एनल स्टाइल भी लिख लो, क्या दिक्कत आती है। द कंपाउंड आईज आर सिचुएट, कंपाउंड आईज आर सिचुएट एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। देखो, सिर के पृष्ठ में। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, षटकोणीय ओमेटिडिया से बना है। सिंगल को बोलते हैं ओमेटिडियम, एक वचन ओमेटिडियम हो गया। With the help of several ometidia, a cockroach can receive several images of an object. एक ऑब्जेक्ट की कई प्रतिछाया बनेगी। और this kind of vision is known as mosaic vision, with more sensitivity but less resolution, being common during night, hence called nocturnal vision, या इसको रात्रिचर दृष्टि भी कहते हैं। अब बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या इसमें? सर ये जो मोजेक दृष्टि है सर, ये रात को ज्यादा होती है। क्या कह रहे हो सर? ये जो मोजेक दृष्टि है ये रात को ज्यादा होती है, तो सर दिन में क्या इसके अलावा भी, जैसे ये तो पाई जाती है, इसके अलावा भी कुछ और पाया जाती है दृष्टि में? अरे मोजेक का मतलब होता है टुकड़ों के अंदर, है ना। एक ऑब्जेक्ट के कई टुकड़े देखते हैं, उसको मोजेक दृष्टि कहते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि ये रात में होती है ना, ये दिन में भी होती है। कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसमें दिन में भी ऐसा होता है, लेकिन कॉकरोच रात्रिचर जंतु है, तो रात में उसमें इस प्रकार की दृष्टि होती है। एक ऑब्जेक्ट की कई प्रतिछाया देखता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है मोजेक दृष्टि। दिन में सही होता है वो, मतलब? हाँ। अब आगे देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन कौन सी ग्लैंड्स यहां पर होती है? देखो बेटा, पहली ग्रंथि है सेरेब्रल ग्लैंड, मस्तिष्क ग्रंथि कहते हैं इसको। सेरेब्रल मतलब प्राय मस्तिष्क, तो इसको मस्तिष्क ग्रंथि या ब्रेन ग्लैंड भी कहते हैं। ये मस्तिष्क हार्मोन का श्रावण करती है, ठीक है। मस्तिष्क हार्मोन का श्रावण करती है मस्तिष्क ग्रंथि। और मस्तिष्क हार्मोन क्या करते हैं? ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड के कार्यों को कंट्रोल करेंगे। समझने में आ रही है बात कि सेरेब्रल ग्लैंड से जो ब्रेन हार्मोन श्रावित होते हैं वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब प्रोथोरेसिक ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं? तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड मोल्टिंग, एक्डाइसन या निर्मोचन हार्मोन का श्रावण करती है, जो निर्मोचन या त्वक पतन को प्रेरित करता है। त्वक पतन या निर्मोचन आप समझ गए, एक्सोस्केलेटन को हटाना, ठीक है। तो उसको एक्डाइसिस भी कहते हैं, मोल्टिंग भी कहते हैं, इसलिए हार्मोन का नाम भी ऐसा ही लग दिया। जैसे मोल्टिंग का मतलब निर्मोचन, तो मोल्टिंग हार्मोन बोल दिया। एक्डाइसिस का मतलब मोल्टिंग होता है, निर्मोचन तो उसको एक्डाइसन हार्मोन कह दिया। तो ये कायांतरण के बाद हाशित हो जाती है ग्रंथि, जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है ना। देखो, मोल्टिंग एडल्ट में नहीं होगी, मोल्टिंग इनकी भ्रूण शिशु अवस्था में होता है, और वो तब तक होता रहेगा जब तक वो एडल्ट में चेंज ना हो जाए। तो लार्वा या भ्रूण से एडल्ट में बदलना कायांतरण कहलाता, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब कायांतरण हो गया, एडल्ट में बदल गए, तो उसके बाद में प्रोथोरेसिक ग्लैंड डीजनरेट कर जाती है, उसके बाद में निर्मोचन नहीं होगा। फिर है बेटा कॉर्पोरा अलाटा। कॉर्पोरा अलाटा शिशु में और वयस्क में अलग अलग काम करेगी। जैसे शिशु अवस्था में जुवेनाइल या नियोटेनिन हार्मोन का श्रावण करती है, जो समय से पहले कायांतरण को रोकता है, वह शिशु अवस्था को बनाए रखता है। अगर समय से पहले कायांतरण हो गया तो उसमें जननिक अंगों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या करता है, उस कायांतरण को, जैसे पिनियल ग्रंथि पड़ी थी ना, जो मानव में ओन सेट प्यूबर्टी को डिले करती है, ठीक है, उसी तरह से ये भी बेटा इसमें इसी तरह से
प्यूबर्टी को डिले करेगा कि समय से पहले उसको एडल्ट में नहीं बदलने देगा। वयस्क में क्या कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का श्रावण करेगा जो जननांगों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ये कॉर्पोरा अलाटा के हार्मोन के फंक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद में है जनन तंत्र, ठीक है। अब जनन तंत्र के आधार पर बात करें तो देखो बेटा, कॉकरोच एक लिंगी जंतु है, एक लिंगी जंतु है जिसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ ऐसे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, उसके बेसिस पर मेल और फीमेल में दो मॉर्फोलॉजी होती है। जो सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पर टू मॉर्फोलॉजी है, उसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे देखो कैसे पता लगेगा कि इन एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर, तो मादा में उदर भाग चौड़ा होता है और नर में इसका उल्टा कर लो कि नर में उदर भाग संकरा हो गया। मादा में जेनाइटल पाउच है ना, और नर में जेनाइटल चेंबर होते हैं। इसमें जेनाइटल पाउच है, अभी डायग्राम बनेगा ना तब पता लगेगा। और एनल स्टाइल मादा में एब्सेंट है, नर में पाए जाते हैं। तो बताओ, इन कैरेक्टर के बेसिस पर मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपन, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें ये लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। अब बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, चलो 1 मिनट थोड़ा सा ये नोट कर लो और फिर मैं 1 मिनट आ रहा हूं, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट है ना, ये शेयर कर रहा हूं स्क्रीन वापस से। सर ये पीडीएफ सेंड कर दो आप। अरे मुझे अभी और पढ़ाना आगे, 1 मिनट आ रहा हूं मैं, इसको नोट करो आप लोग तब तक, फिर आगे पढ़ा रहा हूं मैं। अगली क्लास में तो 12वीं का सिलेबस स्टार्ट करना अपने को। किस किस में स्टार्ट हो गए 12th का सिलेबस? अभी नहीं हुआ सर। केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स में जाते कि शायद आज। हो गया सर। हाँ तो ये अपने भी है ना, देखो ये लास्ट एंडिंग पार्ट ही है। अब जैसे अगली क्लास होगी ना अपनी, कब है नेक्स्ट क्लास? मंडे वेडनेसडे थर्सडे को, है ना। तो थर्सडे को अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जीवों में जनन। उस दिन शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे फिर उसको, क्योंकि वो चीज है ना कॉमन होती है जो जूलॉजी बॉटनी में आप लोग पढ़ते हो। बस उसमें केवल ये एग्जाम्पल्स वगैरह देखने होते हैं, बाकी उसी चैप्टर का डिटेल फॉर्म आप अगले चैप्टर में देखोगे फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इसलिए इसको नोट करो बेटा, 1 मिनट आ रहा हूं मैं ना।
हाँ बेटा, देखो आगे पढ़ते इसमें जनन तंत्र और सर इसमें सर वो नेफ्रोसाइट था ना, वो बताना सर, पृष्ठीय डायफ्राम और उससे संबंधित। उससे अटैच होता है, पृष्ठीय डायफ्राम हृदय से संबंधित होता है और वही संग्रहण उत्सर्जन करेगा, उसमें स्टोर करेगा, फिर बाद में सिक्रेट कर देता है। देखो बेटा, अब आगे पढ़ रहे हैं अपन नर जनन तंत्र, कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बेटा, ये हम केवल इसके लास्ट सेगमेंट को देख रहे हैं, है ना, नर कॉकरोच के लास्ट सेगमेंट को देख रहे हैं। और कलर के अकॉर्डिंग आप पढ़ना, कलर के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा मैं डायग्राम को, और उसी के अकॉर्डिंग ध्यान देना। देखो ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं इसमें, ये है इसमें टेस्टिस, ये कॉकरोच के वृषण होते हैं, और जो आपस में इंटर रिलेट है उनको अपन साथ साथ जोड़ते जाएंगे। तो ये जो संरचना मैंने बनाई है, ये है बेटा यहां पर वृषण, या टेस्टिस, ठीक है। संख्या में एक जोड़ी है, एक जोड़ी है। चौथे से छठे उदरखंड में, चौथे से छठे उदरखंड में पृष्ठ पार्श्व में स्थित, ये पूछे जाता है बेटा, ये जो सेगमेंट के नंबर है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। चौथे से चौथे, पांचवें और छठे उदरखंड में होते हैं ये पृष्ठ पार्श्व, पृष्ठ सतह पर होंगे, पार्श्व पार्श्व और पार्श्व। नाम से ही पता लगता है कार्य शुक्र जनन करना, शुक्राणु निर्माण को शुक्र जनन बोलते हैं। तो ये शुक्र जनन का कार्य करेंगे टेस्टिस। अब ये जो वृषण है वो अपने अपने साइड की नलिकाओं के द्वारा, मतलब शुक्र वाहिनी के द्वारा ये खुलेंगे शुक्राशय में। देखो इस तरह से ये जो संरचना मैंने बनाई है, यह है शुक्राशय। तो पहले नलिका की बात कर लेते हैं। ये तो है बेटा यहां पर शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। संख्या में एक जोड़ी होगी, दिख रहा है स्ट्रक्चर में। पश्च व नीचे की ओर स्खलन वाहिनी में खुलती है, पश्च व नीचे की ओर स्खलन वाहिनी ओपन होती है, ठीक है। पश्च व नीचे की ओर स्खलन वाहिनी में खुलती है
और ये जो नीचे नलिका अपन ने बना दी इस तरह से, ये देखो ये है बेटा यहां पर स्खलन वाहिनी। है ना। और स्खलन वाहिनी के ऊपर देखो ये जो संरचना है ना, ये है शुक्राशय। ये शुक्राशय है। अब शुक्राशय में देखना थ्योरी, शुक्राशय इसको इंग्लिश में सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। शुक्राणु संचय करता है बेटा ये, स्टोर करता है स्पर्म को। शुक्राणु पोषक तरल का जिसको अपन शुक्राशयी तरल भी कहते हैं। शुक्राणु पोषक तरल का श्रावण करता है ये, ठीक है। और ये जो शुक्राणु पोषक तरल है इसको शुक्राशयी तरल बोला जाता है। और यहां पर क्या होगा, शुक्राशय में शुक्राणु आपस में चिपक कर शुक्राणु आपस में चिपक कर शुक्राणुधर बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। शुक्राणुधर बनाते हैं, है ना। ये ऐसे मतलब ग्लू लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करता है, उससे को शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर कहते हैं। वो गेंद जैसी संरचना को कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा इजाकुलेटरी डक्ट की। स्खलन वाहिनी को है इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट नर जनन छिद्र द्वारा नर जनन कक्ष में, नर जनन छिद्र द्वारा जनन कक्ष में ओपन होती है, जनन कक्ष में आकर के खुलती है। और इसका एक कार्य और है जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह शुक्राणुधर का शुक्राणुधर का मध्य कवच बनाती है। अभी आगे समझाऊंगा आप लोगों को ये कवच वगैरह किस तरह से बनता है ना। तो शुक्राणुधर का मध्य कवच बनाती है स्खलन वाहिनी। अब स्खलन वाहिनी बाहर की ओर एक रंध्र द्वारा खुल रही है। ये देखो बेटा रंध्र यहां पर, इसको हम बोलते हैं नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र। देखो बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी है ना, ये सारी आपस में लिंक है। देखो एक कलर में मैंने इसीलिए बनाया है इनको। समझने में आई नहीं है ये वाली संरचना है आपको, बताओ इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है। अब आगे देखो बेटा, ये जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय के बाहर की तरफ, शुक्राशय के बाहर की तरफ यहां पर ऐसे छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल होता है। देखो ऐसे, ये ग्रीन कलर से, ठीक है। ये बेटा यहां पर छोटी नलिका, ठीक है। और ये जो छोटी नलिका है, इनके बाहर की तरफ ये बड़ी नलिकाओं का जाल पाया जाता है।
और ये हो गई यहां पर बड़ी नलिका। ठीक है, अब ये जो दोनों नलिकाएं हैं इनको कंबाइंडली इनको बोलते हैं बेटा मशरूम ग्रंथि। इनको कंबाइंडली आप मशरूम ग्रंथि, हिंदी में मशरूम को बोलते हैं बेटा छत्रक। मशरूम ग्रंथि या छत्रक ग्रंथि कह सकते हैं। मशरूम ग्रंथि या छत्रक ग्रंथि कहा जाता है, इनको कंबाइंडली बोलते हैं मशरूम ग्रंथि या छत्रक ग्रंथि। अब देखो बेटा मशरूम ग्रंथि कहां पर होगी, तो मशरूम ग्रंथि उदर के 6th व 7th खंड में प्रेजेंट होती है, 6वें और 7वें खंड में, 6th व 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, 6ठे और 7वें खंड में होती है। छोटी नलिका का कार्य क्या होता है, छोटी नलिका यहां पर शुक्राणु पोषक, शुक्राणु का श्रावण करती, ये इस टाइप के केमिकल सिक्रेट करेगी जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, शुक्राणु पोषक रसायन का श्रावण करती है। और बड़ी नलिका में देखो इनके अंतिम सिरे, इनके अंतिम सिरे यूरिकोज ग्रंथि है। जो बड़ी नलिका का अंतिम सिरा होता है ना, उसी को यूरिकोज ग्रंथि कहते हैं, जो अभी मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र में भी बताया था। नर में उत्सर्जन संरचना होती है और ये शुक्राणुधर का अंतः कवच बनाती है। शुक्राणुधर का अंतः कवच बनाती है। देखो बीच वाला कवच कौन बनाती है, स्खलन वाहिनी, और सबसे अंदर वाला कवच कौन बनाएगी, बड़ी नलिका, मशरूम ग्रंथि की बड़ी नलिका है ना, ये बनाती है। अब इसके बाद में देखो बेटा, फिर इसके बाद में एक संरचना और है कि आप इसमें जो ये नीचे की तरफ यहां पर एक नलिका और होती है इस तरह से, और ये जो नलिका है इस नलिका को हम बोलते हैं बेटा फैलिक नलिका। ये जो नलिका है ना ब्लू कलर में जो मैंने बनाई है, इसको आप फैलिक नलिका कहते हो। फैलिक नलिका, ये फैलिक नलिका है और ये यहां से आ रही है, देखो ऊपर से फैलिक ग्रंथि से आती है। ये ऊपर देखो, यहां पर मशरूम ग्रंथि के ऊपर स्ट्रक्चर बनाई मैंने, तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम कहते हैं बेटा फैलिक, या फिर आप इसे कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि, फैलिक ग्रंथि भी कह सकते हैं, या फिर इसे कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि भी कह सकते हैं। देखो ये वाली है फैलिक ग्रंथि या कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि। फैलिक ग्रंथि या कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि, देखो स्खलन वाहिनी के नीचे स्खलन वाहिनी के नीचे व उदर के 5वें खंड तक स्थित होती है। मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है बेटा, ये ग्रंथि होती है तो स्खलन वाहिनी के नीचे, लेकिन ऊपर 5वें खंड तक चली जाती है उदर के। और इसका कार्य क्या है, यह शुक्राणुधर के बाह्य कवच का निर्माण करती है। जो सबसे आउटर साइड वाला इसका कवच होता है ना, वो फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि बनाती है। ठीक है, ये नर जनन तंत्र की संरचनाएं हो गई। अब आगे देखो बेटा, अब ये इधर नीचे की तरफ जहां पर ये स्खलन वाहिनी फैलिक वाहिनी खुलती है, इनके नीचे की तरफ यहां पर देखो, अब यहां पर बनाएंगे अपन गोनेपोफाइसिस, है ना, गोनेपोफाइसिस। तो देखो 3 गोनेपोफाइसिस होते हैं।
गोनेपोफाइसिस बेटा किसको बोलेंगे? तो गोनेपोफाइसिस यहां पर बोला जाता है काइटिनस प्लेट को, जो इनके बाह्य जननांग होते हैं। ठीक है, तो देखो एक गोनेपोफाइसिस तो इस तरह से हो गया, ये जो पिंक कलर से स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये गोनेपोफाइसिस है, और एक गोनेपोफाइसिस देखो यहां पर नर जनन छिद्र के पास में हो गया, है ना, और एक गोनेपोफाइसिस देखो ये राइट साइड में बना दिया। ऐसे 3 गोनेपोफाइसिस मैंने यहां पर बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाह्य जननांग। बाह्य जननांग पता है कॉकरोच के बाह्य जननांग क्या है? यहां पे गोनेपोफाइसिस, या फिर आप इन्हें फेलोमियर भी कह सकते हैं। फेलोमियर। गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर, है ना। अब गोनेपोफाइसिस क्या होते हैं? गोनेपोफाइसिस अनियमित प्लेट से काइटिनी प्लेट से निर्मित होते हैं। अनियमित इरेगुलर काइटिनी प्लेट से निर्मित होते हैं। संख्या बेटा इनकी होती है 3, अर्थात ये अयुग्मित होते हैं। मादा में तो युग्मित बनते हैं, नर में अयुग्मित होंगे। अब इन गोनेपोफाइसिस के नेम क्या क्या होते हैं वो समझ लो। तो देखो 3 गोनेपोफाइसिस यहां पर बनते हैं बेटा, जैसे इनके नाम है यहां पर। एक हो गया लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, और एक हो गया इसमें राइट फेलोमियर, है ना। लेफ्ट फेलोमियर, सेकंड वेंट्रल फेलोमियर, और थर्ड हो गया बेटा यहां पर राइट फेलोमियर। ऐसे 3 फेलोमियर होते हैं। देखो ये वाला है बेटा यहां पर लेफ्ट फेलोमियर। एक मिनट, जो ये वाली संरचना है ये इसमें लेफ्ट फेलोमियर है, ये इसमें वेंट्रल फेलोमियर हो गया, और ये इसमें राइट फेलोमियर हो गया। ये लग रहा है ना कि नर जनन तंत्र वेंट्रल फेलोमियर में जो सबसे होता है, जो लार्जेस्ट फेलोमियर है वो लेफ्ट फेलोमियर सबसे बड़ा होगा। अब लेफ्ट फेलोमियर पर 2 संरचनाएं और जुड़ी होती है ना, और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? एक तो होता है बेटा इसमें लिग्राकी कांत, लिग्रांकी कांत, इसको टीटीलेटर कहते हैं। कुछ नहीं करना है, बस याद रखो, हाँ ये टीटीलेटर होता है। दूसरा कूट सीसन होता है, शूडोपेनिस। कूट सीसन को इंग्लिश में शूडोपेनिस बोलते हैं, शूडोपेनिस। ठीक है, तो ये जैसे टिटिलेटर हो गया और ये शूडोपेनिस हो गया। बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि टिटिलेटर और जो शूडोपेनिस है वो कौन से फेलोमियर से संबंधित होता है? लेफ्ट फेलोमियर से संबंधित होता है। फंक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछते इनके। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, फिर ये जो चैम्बर है ना बेटा, जहां पर ये फेलोमियर खुलते हैं, है ना, जहां पर ये फेलोमियर ओपन हो रहे हैं, इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? देखो मैं 1 मिनट इस चैम्बर को स्पेसिफाई करने के लिए इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। ये देखो, तो ये जो येलो कलर से जो मैंने चैम्बर हाईलाइट, इसको हम इसको जनन कक्ष कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर। मादा में पता है क्या होता है? मादा में यहां पर जनन कक्ष नहीं, जेनाइटल पाउच बनता है, जनन वेश में बनता है। अब जनन कक्ष देखो पृष्ठ में 9th व 10th टर्गम तथा अधर में
9th स्टर्नम से मिलकर बनता है। पृष्ठ सतह में तो 9वां और 10वां टर्गम, और अधर सतह पर 9वां स्टर्नम, ये मिलकर के जनन कक्ष जेनाइटल चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब पोर्शन में कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? नो सर। अब सुनो, देखो इनके फंक्शन बता रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट करके सुनो बेटा। सबसे पहले वृषण में एक जोड़ी 4 से 6 उदरखंड में पृष्ठ पार्श्व में होगा, शुक्र जनन करेगा। वृषण में जो शुक्राणु बने वो शुक्राणु शुक्रवाहिनिका के द्वारा, शुक्रवाहिनी के द्वारा पहले शुक्राशय में आ जाएंगे। अब शुक्राशय में देखो क्या होगा, यहां पर इधर रफली बता रहा हूं मैं। जैसे एक मिनट, मान लो कि ये यहां पर इस तरह से ये शुक्राशय है, तो शुक्राशय में जैसे जो स्पर्म है ना बेटा, ये सारे स्पर्म आपस में जुड़ेंगे और ऐसे गेंद के जैसे संरचना बना लेते हैं। इसको आप स्पर्म बॉल कहते हो। देखो ऐसे गेंद की जैसे संरचना बना लेंगे, इसको स्पर्म बॉल बोलेंगे अपन। ठीक है, अब शुक्राशय क्या कर रहा है बेटा? शुक्राशय इसमें शुक्राणु पोषक रसायन का श्रावण करेगा। तो ये देखो एक लेयर मैंने इसके बाहर बना दी। ये लिक्विड है, तरल है, जिसमें शुक्राणु पोषक मतलब पदार्थ होंगे। और जो मशरूम ग्रंथि की छोटी नलिका है वो भी इस तरह का इसके बाहर शुक्राणु पोषक रसायन स्रावित करेगी। तो ये इस बोल के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। अब क्या होगा, जो यहां पर बड़ी नलिका है ना, बड़ी नलिका होती है मशरूम ग्रंथि की, वो बड़ी नलिका इसके चारों तरफ एक कवच बना देती है। देखो ये ऐसे कवच बन गया। ठीक है, ये कवच बनने के बाद में ये जो संरचना है वो अब आगे की तरफ आएगी। देखो अब ये जो संरचना है वो यहां पर आगे बेटा स्खलन वाहिनी में। अब स्खलन वाहिनी में आता है तो स्खलन वाहिनी क्या करेगी, इसके चारों तरफ एक और कवच बना देती है। मध्य स्तर बनाती है ना, तो एक और कवच बना देगी। अब आगे देखो बेटा क्या होगा, स्खलन वाहिनी ये आगे जाकर के ऐसे ऐसा ही डायग्राम बनाया था ना, और ये जनन कक्ष में खुलेगी। और यहां पर आ रही है बेटा ये फैलिक नलिका, ये फैलिक नलिका आ रही है, और ये जनन कक्ष हो गया। अब ये जो संरचना है वो यहां पर आकर के खुलेगी। कैसे? वेंट्रल फेलोनियर। हाँ जी, है ना। ये देखो नर जनन छिद्र के द्वारा जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर आ गई। ये दो कवच इसके ऊपर बने हुए हैं। अब यहां पर जो फैलिक नलिका है, ये फैलिक नलिका एक और रसायन का श्रावण करेगी और वो इसके सबसे बाहर की तरफ कवच बना देगा। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर में कितने कवच बने हैं बेटा? 3 कवच बने हैं। सबसे अंदर वाला कवच कौन बनाता है? मशरूम ग्रंथि की बड़ी नलिका। फिर बीच वाला कवच कौन बनाएगा? स्खलन वाहिनी। सबसे बाहर वाला कवच कौन बनाता है? फैलिक ग्रंथि या कोंग्लोबैट ग्रंथि। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोफोर नर के जनन कक्ष में छोड़ दिए जाते हैं। अब जब प्रजनन काल का समय होता है ना, जब इनमें ब्रीडिंग सीजन होगा, तो उस ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या होता है कि नर इन स्पर्मेटोफोर को मादा की बॉडी में ट्रांसफर करेगा, जो मैथुन क्रिया के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बातें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आप लोगों के समझने में आई नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, देखो इधर ध्यान दो अब एक बार। जैसे तिलचट्टा द्विलिंगी होता है, दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जननांग होते हैं। नर जननांग में एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होंगे। चौथे से छठे उदरी में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। क्या कह रहे हो? तिलचट्टा एक लिंगी होता है। एक मिनट, हाँ तो ये गलत दे रखा है इसमें, इसको एक लिंगी करना है। ये इंग्लिश वाले में सही दे रखा है, बाकी अपने नोट्स में लिखा ही रखा है उसमें, है ना, तो वो चेंज कर लेना आप लोग यहाँ से। देखो खंड के पार्श्व में, चौथे से छठे खंड के पार्श्व में व्यवस्थित है।
प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्राशय से होते हुए स्खलन वाहिनी में खुलती है। ये स्खलन वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के 6वें व 7वें खंड में होती है जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य कर रही है। बाह्य जनेंद्रिय नर गोनेपोफाइसिस अथवा शिशन खंड के असममितीय संरचना है, मतलब अनियमित होती है तो सम्मित नहीं होगी। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहता है। अभी मैंने लिखाया था ना उसमें, मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं और मादा जनन तंत्र में 2 वृहद आकार के अंडाशय। अच्छा, ये तो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें, इसका तो अभी देखा ही नहीं है। अब बताओ बेटा, यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? कोई डाउट नहीं है ना? समझने में आ गया, सब क्लियर है बेटा यहां तक का पोर्शन? चलो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसको अपलोड कर दूंगा। नमस्ते सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। फिर लीव कर दे क्लास। हाँ बेटा, लीव कर दो अभी।